नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी का ये लेक्चर नंबर 83 होगा। आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, संविधान का भाग 16 जो है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। इस आर्टिकल के माध्यम से हमारे संविधान में कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं, कुछ विशेष उपबंध हैं इन्हें। तो आर्टिकल 330 से लेकर 342 में आप पढ़ेंगे, जैसे हमारे भारत के जो अनुसूचित जातियां हैं एससी और अनुसूचित जनजातियां हैं, और उसी प्रकार जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं, इनके लिए कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं। उनका जिक्र आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक है। इन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके परीक्षा में ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो भाग 16 हम पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 15 निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आपने पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, संविधान को अगर आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो इस ई बुक को जरूर ले लीजिए। इस नोट्स को लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shrieducation.in पर विजिट कीजिए, वहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 में क्या कहा गया है, देखिए एक बार वीडियो देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही आसान है। आर्टिकल 330 के माध्यम से ये कहा गया है कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी के लिए स्थानों का आरक्षण होगा। जैसे इस समय जानते हैं आप, लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, ठीक है। 543 + 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, ये आप जानती हैं। तो जो 543 जो ये निर्वाचित होकर आते हैं, इनमें एससी और एसटी की भी सीटें रिजर्व हैं। तो वर्तमान में एससी की 85 सीट रिजर्व है और एसटी की 48 सीटें रिजर्व हैं, याद रखिएगा। तो लोकसभा के अंदर जितनी भी सीटें हैं उनमें एससी एसटी के लिए भी आरक्षण दिया गया है। वर्तमान में एससी के लिए 85 सीटें हैं और एसटी के लिए 48 सीटें हैं। तो हमारे मूल संविधान में ये जो आरक्षण है 10 वर्षों के लिए दिया गया था। संविधान लागू होने के 10 वर्षों के लिए दिया गया था। उसके बाद संसद को अधिकार दिया गया था कि अगर संसद को लगता है कि इनकी स्थिति में सुधार आ गए हैं तो इन्हें आरक्षण ना दिया जाए। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि आरक्षण जो है लोकसभा सीटों में हो, चाहे विधानसभा सीटों में हो, चाहे नौकरियों में हो, आरक्षण अभी तक चलता आ रहा है। उसके बाद आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के माध्यम से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के अंदर 2 सीटें आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए रिजर्व रख सकते हैं। आंग्ल भारतीय समुदाय बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये। देखिए 543 तो निर्वाचित होकर आते हैं, उसके अलावा 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये कंडीशन है, ये मनोनीत तभी करेंगे जब 543 सीटों का जो चुनाव हुआ है उनमें से एक भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आ पाया, अर्थात जीत कर नहीं आ पाया है, तभी 2 सीटों पर उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। अगर 2 सीटें वो यहाँ से जीत कर आ गए हैं, 2 या 2 से अधिक, तब ये आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए 1 सीट जीत कर आ गए हैं तो यहाँ पे एक ही सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है। तो कुल मिला कर कहने का भाव ये है कि अगर कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आया है, तब 2 सदस्यों को मनोनीत करने का, नॉमिनेट करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है आर्टिकल 331 के माध्यम से। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग कौन से हैं आप समझ ही गए हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज भी तो यहाँ रहते थे। तो भारत में ऐसे भी लोग थे कि अंग्रेज और भारतीय ने शादी कर ली है, तो उनके बच्चे जो होंगे वो तो आंग्ल भारतीय समुदाय के ही होंगे, ठीक है। एक अंग्रेज व्यक्ति ने अगर इंडियन महिला से शादी कर ली तो उनके बच्चे और जिनका पूरा ग्रुप जो होगा वो क्या कहलाएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, उन्हें ही को कहा जा रहा है। इनको भी शुरुआत में जो आरक्षण है 10 वर्षों के लिए ही दिया गया था, लेकिन अभी भी चलता आ रहा है। अब आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में एससी एसटी को उसी प्रकार आरक्षण दिया जा रहा है जैसे लोकसभा में दिया गया, ऐसे ही विधानसभा में भी दिया जा रहा है, ठीक है। राज्य की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए भी स्थानों का आरक्षण होगा। जो ये सीटें हैं इनको आरक्षित की जा रही है, वो किस बेस पे की जा रही है, इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जा रहा है, ठीक है।
आर्टिकल 330 में लोकसभा के अंदर एससी एसटी को आरक्षण है, उसी प्रकार आर्टिकल 332 में एससी एसटी को विधानसभा में, राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण प्रदान किया गया है, याद रखिए, ठीक है। हर राज्य में अलग अलग ये जनसंख्या है। उसके अलावा आर्टिकल 333 में ये कहा गया है कि विधानसभा के अंदर भी एक आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है, लेकिन ये अधिकार किसको है? राज्यपाल को अधिकार है। किसको अधिकार है? राज्यपाल को अधिकार है। देखिए, याद रखिएगा, 331 में लोकसभा में 2 सीटें हैं, जबकि 333 में 1 सीट है इनके लिए रिजर्व विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में। ये जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं ना, ये इसी शर्त पर करेंगे अगर कोई भी आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य वोट से जीतकर नहीं आया है, इलेक्शन में जीतकर नहीं आ पाया है विधानसभा के चुनाव में, तभी उन्हें मनोनीत किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये भी आरक्षण 10 वर्षों के लिए ही था। तो आर्टिकल 334 जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, वही आर्टिकल 334 में संविधान में लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एससी एसटी को जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, और जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं जो इनको आरक्षण दिया गया है लोकसभा और विधानसभा में, ये जो आरक्षण है वो 10 वर्षों तक निरंतर बना रहेगा। जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, तो ये कहा गया था कि 1960 तक इसको चलने दो, ये आरक्षण रहेगा, इससे पहले नहीं हटाया जा सकता। लेकिन इसमें यह भी कह दिया गया था कि संसद को ये अधिकार है, अगर इस समय के बाद भी उन्हें लगे, संसद को ये लगे कि इनकी स्थिति में सुधार नहीं आ पाया है, तो ये समय बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो बात लिखी हुई है ना, इसी आधार पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसे बढ़ाती चली आ रही हैं। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नौकरियां हैं, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अधीन जो सेवाएं हैं, उनमें एससी एसटी को आरक्षण तो दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आरक्षण जो है इस बेस पे नहीं दिया जाएगा कि इनको आरक्षण देने से उन नौकरियों की क्वालिटी पर इफ़ेक्ट आ रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि जो काबिल नहीं है फिर भी आरक्षण के नाम पर उसे इतनी भारी भारी पोस्ट पे बैठा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आप एससी एसटी को आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन इस बेस पे दीजिए कि वो उस नौकरी को करने के लायक है, वह प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक है, अर्थात उस जॉब की क्वालिटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उस सेवा की क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इस बेस पर आरक्षण दिया जाएगा, यही आर्टिकल 335 में लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 336 में ये कहा गया है कि केंद्र और राज्य की उच्च सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए भी विशेष उपबंध किया गया है, अर्थात आरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 336 ये कह रहा है कि केंद्र और राज्य के अधीन जो उच्च सेवाएं हैं उनमें भी आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है विशेष आरक्षण दिया जाएगा, ये आर्टिकल 336 कहता है। तो बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, एक बार पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद आर्टिकल 337 ये कहता है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि अपनी पसंद का कोई शिक्षण संस्थान खोलना चाहते हैं या स्कूल खोलना चाहते हैं अपनी पसंद का, या कोई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनकी मदद करे, उन्हें अनुदान दे। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस बिहाफ पे ना मना करे कि आप लोग तो माइनॉरिटी हैं, आपको नहीं दिया जाएगा, आपकी हेल्प नहीं की जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 338 के माध्यम से ये कहा गया है कि जो अनुसूचित जातियां हैं उनके कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जा सकती है। इस आयोग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा होगी, याद रखिए, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया था। मूल संविधान में आर्टिकल 338 में ये कहा गया था कि एससी और एसटी के लिए एक आयोग का गठन किया जा सकता है, लेकिन बाद में 89वां संविधान संशोधन 2003 हुआ ना, जिसमें एक और आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 338A,
तो उसके लिए एसटी के लिए जो आयोग था उसको अलग स्थापित किया गया। ठीक है, 2003 के बाद एसटी वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसकी स्थापना अलग से की जाने लग गई। तो आर्टिकल 338 में केवल एससी के लिए आयोग के गठन की बात की गई है और आर्टिकल 338 में एसटी के लिए एक आयोग के गठन की बात की गई है। इनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी और इनमें जो कर्मचारी हैं, काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी सेवा शर्तें, वेतन, ये सब संसद के द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 338 में क्या है, एससी वर्ग के लिए, एससी वर्ग का कल्याण करने के लिए एक आयोग की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। और उसी प्रकार आर्टिकल 338 कब जोड़ा गया, 89वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसके माध्यम से एसटी के लिए एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। इसके अलावा आर्टिकल 339 आपने अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र चैप्टर में भी पढ़ा था। अनुसूचित क्षेत्र का जो प्रशासन है वहाँ पे कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, आपको बताया ही था। अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, उनका कल्याण किस प्रकार से हो, उन मामलों में रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकते हैं। लेकिन केवल अनुसूचित क्षेत्रों में ही नहीं, उन क्षेत्रों में भी इस आयोग का गठन किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, एसटी लोग रहते हैं। भले ही वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है, मगर एसटी लोग वहां रहते हैं, अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, तो उनके लिए भी एक आयोग का गठन किया जा सकता है। तो वो ये बताएगा इनका कल्याण किस प्रकार से हो, कुछ सिफारिशें देगा। संविधान में ये लिखा था कि इस प्रकार का जो आयोग है इसका गठन जो है किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन होना अनिवार्य है। अर्थात 1960 या उससे पहले इसका गठन करना अनिवार्य था। तो अब तक 2 बार इस प्रकार के आयोग का गठन हुआ है। एक तो 1960 में हुआ था UN ढेबर की अध्यक्षता में, उसके बाद 2002 में हुआ है दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र जो आपको पढ़ाया था, लगभग 10 राज्यों में ऐसे क्षेत्र घोषित किए गए हैं जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। अनुसूचित क्षेत्र नाम से ऐसे लग रहा होगा कि एससी लोगों के लिए, नहीं, एसटी लोगों के लिए है। ठीक है, एसटी लोगों के लिए है, जहां पर बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। और उनका विकास कैसे किया जाए और ये सुझाव जानने के लिए राष्ट्रपति इनके लिए एक आयोग का भी गठन कर सकते हैं। लेकिन हमारे आर्टिकल 339 में ये भी कहा गया था केवल अनुसूचित क्षेत्रों के लिए ही नहीं, अगर राष्ट्रपति चाहें तो उन क्षेत्रों के लिए भी इस प्रकार के आयोग का गठन कर सकते हैं जहां पर अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। भले ही वो क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित नहीं है, लेकिन अनुसूचित जनजातियां रहती हैं, फिर भी उनके लिए इस प्रकार के आयोग का गठन किया जा सकता है। और ये कंडीशन दी गई थी हमारे संविधान में कि संविधान लागू होने के 10 वर्षों के अंदर अंदर इस प्रकार के आयोग का गठन हो जाना चाहिए। तो अब तक 2 बार हुआ है, 1960 में और 2002 में। इसके बाद आर्टिकल 340 में ओबीसी के लिए आयोग के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 340 के अंदर ये कहा गया है कि ओबीसी की स्थिति जांच करने के लिए राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग का गठन कर सकते हैं। ये आयोग क्या करेगा, इस आयोग का ये काम होगा कि भारत में ऐसे कौन सी जातियां हैं जो ओबीसी वर्ग में आती हैं, उनकी लिस्टिंग भी करना। तो ये पूरा डिटेल में हमने मौलिक अधिकारों में आपको पढ़ाया था। मौलिक अधिकार के चैप्टर में ये पूरी बात आपको बताई थी। तो इस प्रकार का जो आयोग है सबसे पहले गठित किया गया था 1951 में। पहला पिछड़ा आयोग गठित किया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में। तो इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी थी, लेकिन इनकी जो सिफारिशें थी उस पर कभी काम नहीं हो पाया। उसके बाद 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग को मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। मंडल आयोग ही सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। इसने सिफारिश की थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। तो इसी की रिपोर्ट के आधार पर 1990 में, आपको याद हो जब पढ़ाया था आपको, वीपी सिंह की सरकार आई थी।
वीपी सिंह की सरकार आई थी, उन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। अर्थात सरकार के अधीन जितनी भी नौकरियां थी उनमें 27% आरक्षण की घोषणा कर दी कि 27% ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण रहेगा। हालांकि मूल अधिकारों का जब चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डिटेल में विस्तार से बताया गया है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 341। आर्टिकल 341 में केवल एक शब्द लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति, एससी। अब संसद ने बाद में कानून बनाया कि राष्ट्रपति को ये अधिकार दे दिया, संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया कि राष्ट्रपति को करना यह है कि जो राज्य के राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल आप कहते हैं उनसे विचार विमर्श करना है और उन जातियों की लिस्ट तैयार करनी है जिन्हें एससी कैटेगरी में रखा जाए। क्योंकि जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो आप किसी को नहीं पता था कि एससी कैटेगरी में कौन कौन सी जातियां होंगी, तो इसलिए केवल अनुसूचित जाति शब्द लिखा हुआ था। और बाद में संसद ने कानून बनाया और राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि भाई आप राज्यों के जो राज्यपाल हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल हैं, जिन्हें प्रशासक भी कहा जाता है, उनके साथ विचार विमर्श कीजिए और हर जगह से ऐसी जातियों की सूची बनाइए जिन्हें एससी कैटेगरी में रखा जाए जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़े हैं। और इसी प्रकार तो आर्टिकल 342 में अनुसूचित जनजाति शब्द केवल लिखा हुआ है। अब संसद ने कानून बनाकर राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों से परामर्श करके उन जातियों की लिस्ट बनाए जिन्हें एसटी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये था आर्टिकल 342 तक। सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। स्क्रीन पर 4 लेक्चर आ रहे हैं, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।